राज्य कमेटी को लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद। आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे साथी हबीब भाई, साथी उमा शंकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता कामरेड दुलीचंद जी, CITU के जिला के अध्यक्ष साथी गालव जी, हंसराज जी किसान नेता हमारे बीच में हैं, साथी मुरारी जी भी हमारे बीच में हैं, कामरेड जाकिर भाई, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए और आपके आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले साथियों, आप तमाम साथी जो आज के धरने पर बैठे हैं, मैं आप सभी का CITU के राज्य कमेटी की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आप सभी को लाल सलाम करता हूं। साथियों, ये लड़ाई 27 साल से चल रही है, काफ़ी लंबी लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप तमाम बहादुर साथी इसको लड़ रहे हैं। एक लंबा अरसा इसमें निकल गया है। अभी जैसा साथी अभी भाई ने कहा, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमजोरी जो रही है वो यही रही है कि ज़मीनी लड़ाई हमने नहीं लड़ी और हमने कारखाने पर कब्जा नहीं रखा अपना। अभी जयपुर में यही मामला सेम ऐसा ही 4 साल पहले अनिल स्टील में हुआ। अनिल स्टील का मालिक दिवालिया हो गया, जैसे आपका मालिक दिवालिया हुआ, बैंक से कंपनी अलॉट हो गई दूसरे को, लेकिन हमने फैक्ट्री का कब्जा नहीं छोड़ा, CITU ने। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ कोई दलाल नहीं पैदा हुआ, कोई दलाल उसके बीच में नहीं आया, और उसका नतीजा ये निकला है कि कंपनी में सभी मजदूरों का रोजगार भी आज चल रहा है, और जितना भी पैसा ड्यूज था 8 करोड़ रुपया, वो सारा का सारा मजदूर को चलते हुए फैक्ट्री में दिला दिया गया। किसी का 1 रुपया भी कंपनी खा नहीं पाई है। ये जो कमजोरी आपके यहाँ रही है कि आप लोग ज़मीनी लड़ाई नहीं, आपने कारखाना छोड़ दिया और वो कबाड़ में आपकी फैक्ट्री को तब्दील करके और लोहे के भाव कंपनी को बेच दिया। वहाँ पर अगर आप रोक लेते, वहाँ वो माल अगर जाता नहीं और आप बैठे रहते धरने पर, कारखाने में बैठ जाते, तो मैं कहता हूँ इतना समय आपको ये लगता भी नहीं। लेकिन वो क्या हुआ, जो समझौता हुआ उसमें भी दो राय थी। हमारे जो सीनियर नेता प्रहलाद जी थे NBC के, उन्होंने मना किया था उसी दिन कि ये समझौता सक्सेस होगा ही नहीं, कोई कीमत पे नहीं होगा। हम भी राज्य कमेटी के मेंबर थे, हमने भी कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा NBC का अनुभव है। मैंने पुणे मियाँ के साथ बहुत काम किया और पुणे मियाँ की रग रग पकड़ ली मैंने कि ये दलाली कैसे करता है, वो कैसे मजदूर को मरवाता है, कैसे बेवकूफ़ बनाता है, ये सारी रग रग मैंने ही पकड़ी। मेरे पे हमला हुआ, मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया NBC 4 साल पहले। मुझसे कहे पैर पकड़ लो पुणे मियाँ के, मैं कहा मैं जिंदगी में नहीं, मुझे नौकरी से निकलवा दिया। आज 22 साल से मैं भी बाहर हूँ NBC से, लेकिन झुका नहीं किसी के आगे। जो अपना ईमान बेचा नहीं। पुणे मियाँ खूब डराता मजदूरों को, ताला लग जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। यहाँ पर भी यही था, 2000 को तो रोजगार लेने दो, बाकी का तो जाने दो। लेकिन वो ना 2000 को मिला ना बाकी को मिला, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कबाड़ी को अगर आप कारखाना देंगे, जब JK जैसा व्यक्ति, सिंघानिया जैसा व्यक्ति कारखाना नहीं चला पा रहा है, तो ये कबाड़ी कहाँ से चला लेगा। जिसके पास इतना अनुभव है, जो रेमंड का मालिक है, जो रेमंड जैसे कारखाने चला रहा है, जिसने सबसे पहले यहाँ प्लास्टिक का धागा बनाना शुरू किया। मैंने भी शुरू में एक बार देखा था, वो धागा दिखाई भी नहीं देता था। एक बार मुझे साथी अंदर ले गए थे JK में, तब मैंने फैक्ट्री प्लांट देखा, तो इतना बढ़िया और सुंदर काम यहाँ पे होता कि आज वो पूरा का पूरा बर्बाद किया है। आज आप देखिए कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1961 में ये कारखाना लगा है। कब लगा? 61 में लगा मेरे ख्याल, 1960 या 61 में लगा। मोहनलाल सुखाड़िया ने ये जमीन 2100 रुपये सालाना पर किराए पर दी हुई है, कोई के नाम नहीं है। ये ध्यान रखो आप लोग, आपको पता हो तो 2100 रुपये सालाना किराए पे दिए। कोई मालिकाना हक नहीं है किसी के पास आज भी। अगर कोई के पास है तो लाके बता दे। आप किसको बेच रहे हो, कौन खरीद रहा, कैसे खरीद रहा, पता ही नहीं चल रहा है। ये सब अधिकारियों की दलाली है। इस कंपनी की जमीन जो 317 जो बीघा है, उसकी मालिक राजस्थान सरकार है। आज भी कागजों में देखा जाए, ये नाम नहीं हुई है किसी के, ना नाम की गई है। ये किराए पे दी गई थी JK को उस जमाने में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा कि आप कारखाना लगा लें यहाँ और ज़मीन किराए पे ले लें। वो कहते थे हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो बड़ा ज़मीन हम किराए पे देंगे, एक साथ पैसे नहीं दे सकते, किराए पे ले लो। आज क्या हो रहा है,
मोदी जी यही तो कर रहे हैं। हवाई अड्डा पूरा जयपुर का बना के अडानी को किराए पे दे दिया कि तू चला मजे से कमा और हमको भी दे, तू भी खा। पैसा किसका? जनता का। ये जो जमीन है ये भी जनता की है। सरकार का मतलब क्या है? पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। आज हमारी जमीन है, आज ये अराफात को आप दे कैसे सकते हैं, कबाड़ी को कैसे दे सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी चीज़ हमारे को उठानी पड़ेगी कि ये ज़मीन इनके नाम ही नहीं है। अराफात को मालिक हम झूठा मान रहे हैं। और पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दलाल इस दुनिया के पैदाइश से दलाल हैं, वो आज से नहीं है। राजा महाराजों के ज़माने में भी दलाल थे, अंग्रेजों का राज आया तो दलाल थे, मुगलों का राज आया तो दलाल थे। ये दलाल रहेंगे, लेकिन उनको हाईलाइट मत करो, आप उनको लाओ मत पब्लिक के बीच में, उनका डर मत पैदा करो, उन कुत्तों का नाम मत लो। ये मैं कहना चाहूँगा आपसे, ऐसे कुत्तों का नाम लेना नहीं चाहिए। जो दलाली कर रहा है, कुत्तागिरी कर रहा है, उसको कुत्ते की तरह ठीक करो। पागल कुत्ते का इलाज जो होता है वो आप करिए। उसमें CITU ने पूरी तरह से कहा हुआ है कि जो आपके तीनों यूनियन के नेता वो निर्णय करेंगे, इसमें CITU का कोई नेता इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ आज आपको कि हमारी तरफ से कोई नहीं होगा इसके बीच। ये निर्णय करने का काम आप ही का है, आपका अच्छा आप ही कर सकते हो। मैं करूँगा गलत करूँगा क्योंकि मैं नहीं जानता, आप जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपका दर्द आपको मालूम है। मैं NBC में समझता हूँ तो मैं कर सकता हूँ NBC में, मैं JK में नहीं समझता तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ JK के साथी जो हैं उनको निर्णय करना, और CITU ने राज्य कमेटी में निर्णय दिया हुआ है कि तीनों यूनियन के पदाधिकारी निर्णय लेंगे, वही निर्णय हम मानेंगे। हम किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर, कोई हमें नहीं चाहिए। अभी भी मैं आपको कहना चाहूँ, उमा शंकर जी से मेरा झगड़ा हुआ है, बहुत जोर का टेलीफोन के ऊपर। एक तरफ ये शिकायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी आदमी को ले जाके बात कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है? आप उम्मीद करते हो किसी से कि अगर कोई वेश्या है तो वो सती सावित्री हो जाएगी आपके साथ जाने से? कोई वेश्या है, बन गई है, वेश्या ही है, उसका काम ही वेश्यावृत्ति करना हो, और अगर वो आपके साथ जाएगी तो सती सावित्री हो जाएगी क्या? हबीब भाई के साथ जाने से सती सावित्री हो गई? क्यों लेके गए हबीब भाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब आपको गाइडलाइन है साफ तौर पे कि आपको निर्णय करना है, आपके अलावा आपको किसी को ले जाना नहीं है, आपके जो भी नेता आप तय करो, यहाँ बैठ के जाओ, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर हमको दोष दो कि साहब CITU सेंटर क्या कर रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो यही बताओ पहले तो। मैंने इनको कहा एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हो, 4 दिन पहले चिट्ठी मेरे पास पहुंची है, हम उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और चौथे दिन पता चल रहा है लेके बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ? ये गलती है अपनी भी, इसको ठीक करना पड़ेगा अपन को। लालच में मत आओ, चला के आप बात को बात भी क्यों कर रहे हो? चला के बात करने का मतलब कि आप टूट चुके हो, मालिक क्या समझेगा? आज मान लीजिए आपको एक प्लॉट खरीदना है, वो मेरा है और आपको खरीदना है, आप चला के आओगे तो मैं कहूँगा 1 लाख रुपए में दूंगा, और मैं जाऊँगा तो आप कहोगे 50,000 में लूँगा, दे तो दे दे। ये अंतर होता है बातचीत का, ये चीज़ को समझना होगा। हम चला के जाएंगे मालिक के पास तो वो समझेगा कि इनको गरज है, टूट गए। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अराफात ने जो 6 शर्त है जो लीज डीड में डाली थी वो सारी की सारी उसने मानी नहीं है, एक भी शर्त को उसने पूरा नहीं किया। आप लिख रहे हो लीज डीड, वो लीज डीड में भी जो शर्तें लगाई थी क्या कोई पूरा हुई है? एक भी शर्त उसने पूरा नहीं की। तो जब उसने पूरा नहीं की तो वो कैसे मालिक रह सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपके पक्ष में कि अब पैसा देना पड़ेगा 250-300 करोड़ मजदूर का, तो फिर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है कि अभी जो सरकार चल रही है ये जमीन माफिया है, सारी की सारी, ये सारे लोग दलाली कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष वो सीमेंट के प्लांटों में ठेकेदारी करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष अभी हटाया गया, ऐसे समझ ना, वो दलाली कर रहा सीमेंट में, भीलवाड़ा इलाके में, चित्तौड़ में, उसके ठेके चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए समझिए। बिरला जी ठेका ले रहे हैं, कहाँ का? बीसलपुर बांध की सफाई करेंगे।
अब आप सोचो उसमें से क्या निकलेगा? बजरी, जिसका भाव बहुत तगड़ा है, वो बजरी फोकट में निकलेगी बाहर, सरकारी खर्चे पे निकलेगी। और घर किसका भरेगा? ये बिरला जी का भरेगा। सरकार से टेंडर हो रहा है कि इसकी सफाई करने के इतने करोड़ रुपए लगेंगे, बजरी निकलेगी तो बिरला जी की। तो आप समझिए ये लोग काम क्या करते हैं, इनको समझने की जरूरत है। ये सारे भूमाफिया हैं। अभी आपको पता नहीं है, ये अध्यक्ष महोदय बने हैं, इन्होंने क्या क्या किया उसके बदले, क्या क्या नजराना भेज दिया दिल्ली में अमित शाह को, उसके बेटे को कितनी जमीन दी है कोटा में। आज वो सब लोगों की निगाह जमीन पर है। आपकी ये 317 एकड़ जो जमीन है, इसी पे निगाह लगी है। और सबसे बड़ा भूमाफिया बैठा है दिल्ली में, जो गृह मंत्री है देश का, उसको पता लग गया। 2 आदमी आ गए यहाँ पे, बोला फटाफट पता करो, ये तो आ गया। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो आप सोचो, राज्य सरकार को दिल्ली भेजने की क्या जरूरत थी? आपने चिट्ठी लिखी दिया कुमारी को, तो दिल्ली क्यों गई पीएमओ में? राज्य सरकार का काम है, कोई केंद्र का काम नहीं। ये केंद्र सरकार की जमीन थोड़ी है, तो वहाँ क्यों गई? ये दलाली करने के तरीके अब उनकी निगाह में आ गई है। अब आप देखिएगा क्या तमाशा होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग वहाँ पर कब्जा रखो, जमीन पर बैठो, धरना लगाओ। आप रिटायर हो चुके, बुजुर्ग हो चुके, इसलिए आपको धरना अपने कंपनी के गेटों पे लगाना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारा कुछ भला हो। अगर यहाँ धरना दोगे, कलेक्टर क्या करेगा? ये सब गुलाम है सरकार, कुछ नहीं करेंगे। इनको तो 1 लाख रुपए दे के अराफात चला जाएगा, ये आपके कुछ सुनेगा भी नहीं। आपके जो ज्ञापन है उसको लेके रद्दी की टोकरी में डालेगा। क्योंकि कलेक्टर क्या होते हैं हम जानते हैं, या IAS अधिकारी है, इनका काम क्या है, ये इसी तरह काम करते हैं। इसलिए आप सबको चाहिए अपने खेत के ऊपर बैठ जाओ लठ लेके, वो हमारी खेती है, वो हमारी ज़मीन है। वहाँ लठ लेके बैठोगे तब जाके कुछ हासिल होगा। अरे अगर सही भी अब हम हो जाएंगे तो कुछ न कुछ 50 लाख का मुआवजा तो हम ही दिलवा देंगे घर वालों को। अगर गोली से भी मार देंगे तो 50 लाख रुपए तो दिलवा देंगे। राजस्थान में अमरा राम जी ने तय करवा दिया 50 लाख रुपए। अभी वो महिला मरी है, अभी आज का अखबार पढ़ लो, अभी वो एक महिला की हत्या हुई है। ब्यूटी पार्लर चलाती है वो जोधपुर में। वो कांड आ रहा है कि साहब हत्या गहनों के लिए कर दी, नहीं, वो क्या स्कैंडल है, सेक्स स्कैंडल निकलेगा इसके पीछे। बड़े बड़े लोग हैं, आज का अखबार पढ़ो। लेकिन फिर भी कल उसको 50 लाख और उसके बेटे को सरकारी नौकरी हो गई। तो आप लोग ये जिंदगी तो पूरी हो गई, अगर 2-4 शहीद हो जाएंगे, 8 पहले हो रखे, तो 50 लाख और एक सरकारी नौकरी को दिला जाओगे। 51 लाख रुपए पीछे मिल जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? अगर जिंदा रहे तो अपना ले लेंगे और मर गए तो पीछे वाले ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इसलिए एक बार आपको कारखानों पर बैठना पड़ेगा। मेरी बात कड़वी हो सकती है कि साहब मरने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मरने के लिए ना कोई मारेगा, ना कोई की हिम्मत है। लेकिन बाय द वे मैं कहता हूँ अंतिम, अगर ऐसा भी होता है तो क्या नुकसान है? जब हमारा जीवन पूरा होने को आ गया, हम 80 साल के 70 साल के हो गए, तो ठीक है, उसमें क्या लड़ेंगे तो क्या दिक्कत आ रही? तो इसलिए एक लड़ाई कारखानों के गेटों पर शुरू करो, तभी जाके कोई हल निकलेगा। ऐसे हल नहीं निकलने वाला। ये आपको पता लगेगा एक दिन जमीन बिक गई और चली गई, और आप बैठे बैठे हाथ मलते रह जाओगे। अदालतों के चक्कर, तो अदालतें तो क्या है, आज सब कुछ बिक रहा है इस देश में। न्याय कहीं है नहीं मजदूर के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कोई न्याय नहीं है। कहीं पर कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं है। लाखों करोड़ों मुकदमे आज पेंडिंग पड़े, करोड़ों, 6 करोड़ से ज़्यादा करीब मुकदमे पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं है। तारीख पड़ती है 6-6 महीने। राजस्थान हाई कोर्ट में 6-6 महीने मुकदमा ही नहीं लगता है। आप लगाते रहो मुकदमा, और जिस दिन नंबर आएगा उस दिन आपका नंबर नहीं आएगा। एक दिन में एक जज के पास 500 मुकदमे, 400 मुकदमे लगा रहे। अब वो 500 मुकदमे कहाँ से सुन लेगा? 8 घंटे भी सुने तो 480 मिनट होती है। 1 मिनट एक मुकदमे को लगाए तो 480, 1 मिनट में एक मुकदमा निपटता नहीं। तो ये जो हालत चल रही है, इसमें हम सबको अपनी लड़ाई को बदलना पड़ेगा तरीका। ये जो आपसी RC2 और C2 का झगड़ा रहा, ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। मानने को दोनों झंडे एक है,
निकले एक ही जगह से हैं वो आरसीटू से निकाल दिए गए पूनमिया जी। लेकिन मजदूर को तो अपनी बात के लिए आज हिंदुस्तान में CITU के जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कामरेड पंडे, उन्होंने पूरे देश के मजदूरों को एकत्र किया कि ना पीला झंडा, ना लाल झंडा, ना तिरंगा झंडा, सब एक हो जाओ। अगर मजदूर को बचाना है तो हमको एक होना पड़ेगा। इसी तरह JK में भी कोई यूनियन हो, कोई संगठन हो, कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर को जोड़ो, उनको एक करो और सब एक होकर के लड़ाई को लड़ो, तब आपका फायदा होने वाला है। अगर हम बटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा। जो नुकसान 27 साल से हो रहा है हमारा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। किसी भी दलाल को बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें दलाली करने वाला चाहिए नहीं। आप अपनी बात खुद करें, तीनों साथी हैं और जिनको लेना चाहें 5-6 लोगों की कमेटी बना लो, संघर्ष समिति बना के 5 लोगों की 6 लोगों की एक कमेटी बनाओ, 7 की बनाओ, 11 की बना लो कि ये हमारी नेगोशिएशन कमेटी है, ये हमारी बातचीत करेगी। उसके ऊपर छोड़ो सारा और वो ईमानदारी से काम करे, सीधी सी बात है। उसके बीच में अगर कोई CITU हस्तक्षेप करती है तो हमें बताओ, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर देंगे, निकाल देंगे संगठन से। अभी भी मैं आपको बताऊं, जिस दिन इनका फ़ोन आया वो RK स्वामी जी जयपुर आए, वो हमसे ठप्पा लगवाना चाह रहे थे कि हबीब भाई मुझे बुला के ले जा रहे हैं। ये नहीं बोले कि मुझे मालिक बोल रहा है, लेकिन हमने बात को पकड़ लिया, हमने बात को पकड़ लिया कि हबीब भाई ने बुला रहे हैं आपको, अराफात के जरिए आ रहे हो आप, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई वहाँ जाने की। जब CITU का निर्णय है कि कोई भी राज्य का लीडर वार्ता में शामिल नहीं होगा तो आप शामिल कैसे हुए? अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उनको उसी दिन कह दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये CITU में नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, दलाली करने वाले लोग CITU में नहीं रह सकते, ये ध्यान में रखिए। CITU मजदूरों का संगठन है, मजदूर जो चाहेगा वो होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ये गलतियां बहुत है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता उसमें, मुझे सब मालूम है, सब समझता हूँ। 40 साल हो गए, मेरी उम्र 63 साल हो चुकी है। कोई आज का नेतागिरी में नहीं हूँ। सन 80 में 78 में लाल झंडा पकड़ा था मैंने प्रताप इंजीनियरिंग नोटवाड़ा से, 80 से NBC में पकड़ा और आज तक उसी एक ही जगह पर हूँ। RCTU में गया था और पूनमिया को भगा के फिर CITU में आ गया, क्योंकि जब पूरी दलाली सामने आ गई तो पूनमिया का गला मैंने NBC गेट में मैंने अकेले नहीं पकड़ा था, मैं आपको बता दूँ, और गटर में घुसा दिया था NBC के ऑफिस में। तो हम दलालों को अच्छी तरह पहचानते हैं, ना दलाली करते हैं ना करने देंगे किसी को भी, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। अभी हमारे महामंत्री भी हैं, वो भी स्पष्ट है, राणा जी साफ तौर पे बोल देते हैं वो कि किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन्होंने वो स्पष्ट बोल दिया था। अब मैं ज़्यादा विस्तार में यहाँ नहीं बोलना चाहता उन बातों को, क्योंकि वो आंतरिक मामला है कि वहाँ गलतियाँ हैं और बंद कर दो सब। उन्होंने भी उस दिन कह दिया कि बंद कर दो, कोई नहीं जाएगा। हमारे ये जो साथी हैं उमा शंकर बैठे हैं, इनसे मेरी लड़ाई भी बहुत हुई, इन्होंने माना आप सही कह रहे हैं, हमारी भी गलती है, हमारी भी गलती, हमने गलती कर दी, हम इस लालच में चले गए कि मजदूरों को कुछ मिल जाए। अरे अब जब अराफात को सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, फिर आप अराफात के पास क्यों जा रहे हो? एक तरफ आप ये कह रहे हो अराफात का कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ आप उससे वार्ता कर रहे हो, तो आप कंट्राडिक्ट कर रहे हो खुद ही। आपका जो रोल है वो समझ में नहीं आ रहा ना मुझे भी। भाई एक तरफ कह रहे हो आप कि जब कोर्ट ने उसको भगा दिया और सरकार को दे दिया सारा, ये सरकार अपने कब्जे में लेगी, इसका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, ये ज़मीन कंपनी चलाने के काम आएगी। इसके पीछे वसुंधरा का यही काम था। वसुंधरा ज़मीनों की बहुत बड़ी भूमाफिया, 200 एकड़ ज़मीन थी हमारे कालवाड़ रोड पर, साहब उसने एक रात में बिकवा दी बिल्डरों को, एक रात में, और बिकवा के आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, एक रात में बेच दी। ऐसे ही यादवों की ज़मीन थी वैशाली नगर में, उसने 200 करोड़ रुपए मांगे उसके यादव से, उसका मकान, उसकी ज़मीन खेती की। उसने कहा मैं क्यों दूँ 200 करोड़ रुपए भाई तेरे को, बुला के बोल दिया वसुंधरा के 200 करोड़ रुपए दे, नहीं साफ कर दूँगी। उसने पैसे दिए नहीं इस समझ में कि ज़मीन मेरे नाम है। साहब उसने रातों रात बुलडोजर चला दिया, उसके मकान पे भी चला दिया, ज़मीन उसकी होते हुए, और वो आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है वैशाली, 25-25 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी उस ज़मीन पर। तो ये लोगों का धंधा यही है, भारतीय जनता पार्टी का यही धंधा यहाँ कर रहे हैं। ये ज़मीन पे नज़र लगी हुई है इनकी, आप देख रहे हो कितनी ज़मीन खरीद ली इन लोगों ने,
इन पे ईडी के छापे नहीं पड़ रहे, इन पे सीबीआई के छापे नहीं पड़ते, इन पर कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आता। आज कोई छोटा सा भी एमएलए एमपी है, अगर उसके पास 2 नंबर की थोड़ा सा भी माल है, अभी मेरा ससुराल है, वहाँ पे एक रावत जी थे, कांग्रेस के एमएलए जीते हुए, उनको ऐसा निचोड़ा कि 6 महीने बाद रिजाइन करवा लिया, और अभी उपचुनाव हुआ 23 को रिजल्ट आएगा बीजेपी के टिकट पे, वहाँ पर टिकट भी उन्हीं को, कांग्रेस से रिजाइन करवा के और टिकट बीजेपी का उसी को, और पहले कह रहे चोर है, ये बदमाश है, इसने ये कर लिया, ये कर लिया, और टिकट भी उसी रावत को दे दिया वापस। उसका चुनाव अभी 23 को डिक्लेयर होगा। अब आप सोच सकते हो कि हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह से देश को ये चला रहे हैं, क्या गुंडागर्दी चल रही है। तो ये आपकी ज़मीन पर नज़र है, तो आपको अपनी स्थिति को संभालना पड़ेगा खुद को। अगर आप नहीं संभालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसी दिन बिरला जी के किसी, आप ये कह रहे हो बिरला जी का पार्टनर, भाई साहब ये अपने नाम थोड़ी रखते हैं, ये कंपनियां बना के सब लोग रखते हैं अपने, इनके लोग जो है वो काम करते हैं, काम इन्हीं का होता है, आप समझ के रखो ये बात। वो उनके कोई पार्टनर नहीं, कुछ नहीं, यही होते हैं सब कुछ, इन्हीं का काम होता है वो सब। इसलिए गलत फहमी मत पालो कि साहब उनके पार्टनर ले रहे हैं, नहीं, वो खुद ही ले रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या औकात है। इसलिए आप सब साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि CITU आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगी। आप लड़ें, आप इस संघर्ष को अंतिम मुकाम पे ले जा पाएंगे जब आप ज़मीन पर धरना और अपनी ज़मीन को कब्जा करेंगे। फैक्ट्रियों पर आपको कब्जा करना होगा, तभी जा कर के ये फ़ायदा मिल पाएगा। ये कलेक्टर के यहाँ 5 मई में आए थे, क्या किया मई से लेकर अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई एक पत्ता भी नहीं कहीं हिलेगा। आप पूछोगे जाके, अभी एक कलम भी आगे नहीं खिंचती होगी, वो कहेंगे साहब सरकार को भेज दिया हमने, आपका पत्र रेफर कर दिया। अरे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज तक हुआ क्या है। इसलिए तमाम चीज़ों को समझते हुए कि ये ज़मीन को कब्जा करने की लड़ाई है, बड़े हाथी इसके मैदान में हैं, उनसे आपको अपनी ज़मीन बचानी है, अपना रोज़गार का पैसा वसूल करना है। 4300 लोगों के भविष्य को देख करके आपको चलना है। आज हमारे लोगों में आपसी छूट जो है उसको एकजुट करो, उन 4300 लोगों को एकत्र करो। अगर आज 4300 नहीं 2-2.5 हज़ार भी अगर एक जगह हो जाएंगे ना, आधे भी, तो भी ये लड़ाई आप जीत लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। CITU इसमें पूरी आपकी मदद करेगी, हमारे तमाम जन संगठन आपके साथ में खड़े रहेंगे यहाँ पर, और हम भी आपके साथ में रहेंगे। और जहाँ तक है दलालों की चर्चाएं बंद कर दो, उनको साथ लेना बंद कर दो। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में बाद में सत्ता से हटी तो कौन की सरकार आई, मोरारजी देसाई। वो रोज़ क्या करते थे, इंदिरा गांधी को पैदल घुमाते थे, उसका रेडियो में नाम, उसका अखबार में नाम, यानी जनता के बीच से उसको मरने नहीं दिया, उसको जिंदा रखा। आप किसी भी दलाल का नाम अपने बीच लेते हैं तो वो मरता नहीं, वो जिंदा होता है, आई समझ में, वो जिंदा रहता है। वो जिंदा रहेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, मालिक को लगेगा हाँ वो नेता उसका नाम ले रहे थे, इसका मतलब सामान है इसके पास, वो गलत फहमी गए। ऐसे ही इंदिरा गांधी को 2.5 साल में जब जनता पार्टी की सरकार थी, नाम ले लेके जिंदा रखा, और वो 2.5 साल बाद ही वापस आ गए। जिस इंदिरा गांधी को हराया था लोगों ने, 2.5 साल बाद मोरारजी की जनता पार्टी को हरा के वापस प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐसा मत करो, दलालों पे ज़्यादा गौर मत करो, ये पैदाइश से रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खेती भी करते हो तो कुकुर मुत्ते उगते रहते हैं उसमें, लेकिन किसान क्या करता है, साफ करता है ना, उनको साफ करो और उस खेती को बचाओ। तो आपको भी यही करना है। आप सबको मेरा बहुत बहुत क्रांतिकारी लाल सलाम है कि इतने बुजुर्ग साथी आप मेरी बात को सुने, ध्यान दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। और आपसे उम्मीद करता हूँ इस लड़ाई को ये 100-150 लोगों से पार नहीं पड़ेगी, इसको अपनी संख्यापन को बढ़ानी होगी और ज़मीन पर कब्जा करना होगा, कारखानों पर, तभी जाकर के खेत पर कब्जा करेंगे, तभी सफल होंगे। यही बात करते हुए बात बहुत लंबी छोड़ी, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि बात आपकी है। आप धरना देने आए हो JK के लिए, मैं देश की राजनीति में नहीं ले जा रहा हूँ आपको। अभी ले जाऊँ तो मैं 2 घंटे बोल लूँगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं, आप समझदार हैं हर बात से। हमें अपनी ज़मीन बचानी है, हमें अपने रोज़गार का पैसा लेना है, अपनी मेहनत का पैसा लेना, कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। इसलिए इस लड़ाई को आप लड़ें और इसमें विजय होंगे, निश्चित होंगे। दलालों का नाम लेना बंद कर दें कि कौन है, उस पर ध्यान केंद्रित ना करें, अपनी शक्ति अपने काम पे लगाओ, उन दलालों की तरफ मत लगाओ। ये मेरा आपसे निवेदन है। यही कहते हुए कि CITU किसी दलाल को कोई अहमियत नहीं देगी, ना उसको आगे बढ़ाएगी। आपके बीच में कोई नहीं आएगा, आप अपनी लड़ाई को लड़िए, ये CITU की तरफ से आह्वान है आपका।
और मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए लाल सलाम।